हेलो बच्चों, आज आपकी 6th, 7th और 8th की क्लास है। सब्जेक्ट है विज्ञान, वर्कशीट 54 और दिनांक यानी डेट है 5 सितंबर 2020। आज एक और ख़ास दिन है, जानते हैं ना, शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे। बच्चों, आज की हमारी जो वर्कशीट है वो विज्ञान विषय की है, यानी कि साइंस की है। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। देखिए, अपशिष्ट शैली क्या होती है? हमारे घरों से, ऑफिस से, फैक्ट्री से जो पूरा शहर का जो कचरा होता है, इशिता ने इसी चीज़ पर काम किया। उसने ये कोशिश करी कि ये जो कचरा है उससे हम कुछ उपयोगी चीज़ें बना सकें। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। पहले उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि भाई जो गणेश मूर्ति पूजा होती है, जो कि बहुत ही धूमधाम से श्रद्धालु लोग मनाते हैं, उसका जब विसर्जन होता है, नदियों में वो बहा दी जाती हैं, तो उससे क्या जल का प्रदूषण होता है, और होता है तो किस लेवल का, यानी कितना अधिक होता है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ कि हम कितनी खुशी के साथ मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए जल में ले जाते हैं, पर एक नज़र ये भी देखिए कि आरती के बाद क्या होता है। आप इस सॉन्ग को सुनिए और देखिए, आपको सचमुच कितना बुरा लगेगा। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान। पर ऐसा होता क्यों है? यह मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनी होती है, जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लग जाता है। इशिता ने ये भी जांच करी, ये भी पाया कि ये जो मूर्तियां हैं वो अधिकतर सभी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई होती हैं। और हमने पहले की वर्कशीट्स में भी ये पढ़ा था कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो रासायनिक पदार्थों का बना हुआ होता है, और अगर हम उस रासायनिक पदार्थ से बनी हुई मूर्तियों को जल में विसर्जित करते हैं तो एक तो ये नुकसान होता है कि उसे जल में मिलने में ही, अपघटित होने में ही लगभग 1 महीना लग जाता है, और साथ ही साथ जल भी प्रदूषित होता है। अगर हम इसकी जगह मिट्टी की मूर्ति का इस्तेमाल करें तो अगर हम मिट्टी की मूर्ति का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी जल में घुल जाएगी, और उसमें क्योंकि कोई भी केमिकल पदार्थ नहीं है, यानी कि रासायनिक पदार्थ नहीं है, इसलिए हमारा जल बिल्कुल भी दूषित नहीं होता। मूर्ति के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। उसने ये भी देखा कि मूर्तियाँ ही नहीं, मूर्ति में इस्तेमाल होने वाली जो इतनी सारी पूजा सामग्री होती है, मालाएं होती हैं, उनको भोग लगाने के लिए जो प्लेटें यूज़ की जाती हैं, और आपने देखा होगा उनको सजाने के लिए थर्माकोल की सारी चीज़ों को वो एक साथ पानी में ही विसर्जित कर देते हैं। उसने ये भी देखा कि इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीके में बदलाव आया है, क्योंकि इस बार लॉकडाउन हुआ तो इतने सारे लोग नदी किनारे नहीं जा सकते थे मूर्तियों को विसर्जित करने, और लोगों ने अपने घरों में ही भव्य उत्सव मनाया। इसके साथ ही इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। उसने अपने मित्रों को, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको ऑनलाइन तरीके से, यानी उनकी जो फ़ोटो है वो गूगल वगैरह पे सर्च की, कौन कौन से तरीके हैं, हम मिट्टी से किस तरीके से और किस किस तरीके की सुंदर मूर्तियाँ बना सकते हैं, उपाय थे वो उसने अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को भेजे। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है, और जो भी उसने अपने आइडियाज़ शेयर किए उनमें कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिसमें कि कोई भी रासायनिक सामान इस्तेमाल किया गया हो, और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है और उसमें खर्चा भी ज़्यादा ना हो। वह किसी भी प्रकार से रासायनिक
पदार्थों से बचने की सलाह देती है। और उसने सभी को ये भी सलाह दी कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस बार पूजा में कोई भी रासायनिक सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो मूर्ति बनाने में हो या पूजा की जो सामग्री है उसके इस्तेमाल में हो। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई घर में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। हमने पिछली वर्कशीट में बताया था कि प्राकृतिक रंग कौन से होते हैं जिनमें कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं होता, और इन रंगों को हम पेड़ पौधों या फलों से या फूलों से निकाल सकते हैं। जैसा कि हम उदाहरण के लिए मैं अभी यहाँ पर 2 बता रही हूँ। हल्दी है, हल्दी से आप पीला रंग ले सकते हैं। उसके बाद है चुकंदर, चुकंदर लाल रंग का होता है तो हम उससे लाल रंग ले सकते हैं। आगे है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाए। देखिए, अब लोग भी बहुत जागरूक हो गए हैं, वो इस चीज़ का महत्व समझ रहे हैं कि मूर्ति पूजा तो देखो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी भगवान में आस्था है, ठीक है, और हमें पूजा करके शांति मिलती है तो भगवान की पूजा ज़रूर करें। लेकिन भगवान हमें ये नहीं कहता कि आप मेरी इस बनाई हुई दुनिया को, मेरी बनाई हुई सृष्टि को आप दूषित कर दें, गंदा कर दें, है ना। तो कौन कौन से वो तरीके अपना रहे हैं, जैसे कि चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार आदि। ये क्या है, ये जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, ठीक है, इनका ये उपयोग कर रहे हैं। अब ये जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं? देखो, जैव निम्नीकरण पदार्थ वो होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों, जो कि बहुत ही छोटे जीव हैं और हमें आंखों से भी दिखाई नहीं देते। बेटा, उनका ये रोल होता है, उनका ये फंक्शन होता है कि वो कोई भी सड़ा गला पदार्थ हो या कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो डेड बॉडी हो, उसको धीरे धीरे करके छोटे छोटे पदार्थों में विघटित कर देते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मीथेन, और ये पदार्थ सीधे वातावरण में वापस चले जाते हैं और हमारा वातावरण दूषित होने से बच जाता है। अब देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरण पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसके आगे ये भी है कि आपको क्या लगता है कि वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसका उत्तर तो हमने ऊपर बता दिया, और इससे आगे वाले के लिए आप यहाँ आगे लिख सकते हैं, जिससे वातावरण दूषित ना हो। ठीक है, आगे ये लाइन आप ऐड कर देना। अब दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटें। कौन कौन से पदार्थ? प्लास्टिक, सब्जियां, अखबार और कांच। ये 4 पदार्थ दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से जैव निम्नीकरण की श्रेणी में आते हैं, यानी कि जो हमारे वातावरण को दूषित नहीं करते, और कौन से अजैव निम्नीकरण की श्रेणी में आते हैं, यानी कि जो वातावरण को दूषित करते हैं। बच्चों, इसके लिए आप अपनी कॉपी में इस तरह से एक टेबल बनाना, जैसे हम अंतर लिखते हैं ना, बीच में एक लाइन खींचना, यहाँ पर पहला नंबर जैव निम्नीकरण का और दूसरा यहाँ पर अजैव निम्नीकरण का। तो बच्चों देखिए, मैंने कॉलम में जो पर्यावरण को दूषित नहीं करती, सब्जियां और अखबार, वो जैव निम्नीकरण के नीचे, और जो पर्यावरण में विघटित नहीं होती और उसे दूषित करती हैं, जैसे कि प्लास्टिक और कांच, वो मैंने अजैव निम्नीकरण के नीचे लिख दिया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है कि पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं और इस कचरे को निपटाने का कोई तरीका बताइए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पूजा पाठ का सामान, माला, दिए आदि, ये हम अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि नदियों में बहाते हैं। अब इसके उपाय पूछे थे तो हम उसमें लिख सकते हैं कि इन सभी सामग्री को किसी गड्ढे में रखकर बंद कर दें, जिससे कि 2 लाभ होंगे। पहला, कचरे का निपटारा हो जाएगा, और दूसरा है कि इससे खाद बन जाएगी। तो मैं समझती हूँ बच्चों कि वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छी भी लगी होगी। तो चलिए, हैप्पी टीचर्स डे एंड बाय बाय।